स्टूडेंट्स, हाउ यू? सब कुछ ठीक ठाक? काफ़ी लंबे टाइम के बाद मिल रहे हैं हम फिर से। आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बेसिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और एक थियोरेटिकल पार्ट। द टॉपिक इज अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और उसके बेस पे एक प्रेशर का एक्सप्रेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड नेट चेंज तो ऑब्वियसली रहता ही है, उस पर बेस पे काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं सेगमेंट से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, सो होप बिना कोई टाइम पास किए फालतू में अपन आते हैं अपने टॉपिक पे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस टॉपिक इज टोटली रिलेटेड विद गैसेस। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो गैसेस के बारे में सबको पता है, जो स्कूल लेवल से बता दी जाती है। सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या फ़र्क होता है। सॉलिड्स हैव डिफरेंट साइज एंड शेप, लिक्विड का कोई डिफरेंट साइज और शेप नहीं होता, ना तो गैसेस का होता है। इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, उससे कम होता है लिक्विड्स में, सबसे कम होता है गैसेस में। अब गैसेस में ना के बराबर होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस और डिफरेंट सब्सटेंसेस, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स है। ये फोर्स गैसेस के केस में ना के बराबर होता है, इसलिए गैस मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली फ्री होते हैं एक दूसरे से। तो जब भी आप किसी गैसियस सिस्टम को स्टडी करने जा रहे हो तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ता है? एक कंटेनर में उसको पैक कर दो। जिस गैसियस सिस्टम को आप स्टडी कर रहे हो सबसे पहले हम उसको एक कंटेनर में पैक कर देते हैं। अब उस कंटेनर में पैक कर देने के बाद उसके गैस मॉलिक्यूल्स किस टाइप का बिहेवियर शो करेंगे, यही है हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। अब इसमें कुछ भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं है, सब कुछ अजम्पशंस है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ये तीन मैं ब्रीफ में लिखा, assumptions of kinetic theory of gas। सबसे पहला काम, चलो मैं क्या करूंगा, एक कंटेनर लिया मैंने, इस कंटेनर में एक सर्टेन गैस को फिक्स कर दिया या पैक कर दिया। जब आप गैस मॉलिक्यूल्स को गैस पैक कर दोगे तो इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे, सब फ्री होंगे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से, क्योंकि इनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो ये कैसा बिहेव करेंगे? क्या ये आराम से जहाँ बैठे रहेंगे या फिर मूवमेंट करते रहेंगे? हम काफी साइंटिस्ट लोगों ने इस पर काफी रिसर्च किया होगा और उसके बाद कुछ चीजें अज्यूम की कि यार ऐसा हो सकता है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल को दिखाई तो देते नहीं है। अब दिखाई नहीं देते तो अब फील कैसे रहा है? जो कुछ हो रहा है इसका साइड इफेक्ट, इस कंटेनर पर जो कुछ भी होता होगा, इनका मूवमेंट के बारे में कुछ तो स्टडी करना तो उन्होंने कुछ अजम्पशंस किए कि यार ऐसा होता होगा, मॉलिक्यूल्स ऐसे दिखते होंगे, फिर ऐसे चलते होंगे, इसकी वजह से इस कंटेनर के ऊपर ये इफेक्ट आता है उसके सराउंडिंग में। तो वन बाय वन हम उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन। मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखूंगा नहीं, मैं आपको ब्रीफ में बताते जा रहा हूँ और इसका पीडीएफ नोट्स आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आते हैं वन बाय वन। अब कुछ पॉइंट्स देखो, टोटल 12-15 पॉइंट्स है इसमें। सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं एक सिंगल गैस मॉलिक्यूल को कंसीडर करूं, एक सिंगल मॉलिक्यूल, तो इट इज सपोज टू बी स्फेरिकल इन शेप। इट इज सपोज टू बी स्फेरिकल इन शेप, rigid in nature, spherical in shape, rigid in nature and has negligible mass। नेग्लिजिबल मास मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल की अगर आप बात कर रहे हो तो वो देखने में कैसा होता होगा? स्फेरिकल इन शेप, रिजिड इन नेचर। रिजिड मींस व्हाट? आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, एक सिंगल गैस मॉलिक्यूल को आप ब्रेक नहीं कर सकते। और इट हैज नेग्लिजिबल मास, मतलब जीरो मास नहीं, नेग्लिजिबल मास, ना के बराबर का मास होता है इसके पर। ओके, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सो सिंगल मॉलिक्यूल, स्फेरिकल इन शेप, रिजिड इन नेचर, नेग्लिजिबल मास। क्लियर? अब अगर हम इन मॉलिक्यूल को देखें तो जैसा हमको पता है कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज आल्सो नेग्लिजिबल। करेक्ट? अब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है तो ये क्या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच होंगे? नहीं, कंप्लीटली फ्री होंगे, एक दूसरे से कंप्लीटली फ्री होंगे। और अगर मॉलिक्यूल्स फ्री हैं तो एक जगह पे कोई बैठेगा, अगर आपको फ्रीडम मिल जाए पेरेंट्स से, टीचर से, सबसे फ्रीडम मिल जाए तो क्या करोगे? आप चुपचाप बैठने वाले हो? नहीं, खाली घूमना फिरना, मस्त मौजी बन जाओगे। और यही सारी चीज इनके साथ होती है। अगर ये मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली फ्री हैं
तो ये एक जगह बैठेंगे नहीं, इधर उधर घूमेंगे, एंड दैट इधर उधर का मोशन इज नोन एज रैंडम मोशन। तो मॉलिक्यूल्स विल मेक रैंडम मोशन। तो किसी भी कंटेनर में अगर आपने गैस मॉलिक्यूल्स को रखा, वो गैस मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, इधर उधर कहीं भी लेफ्ट राइट घूमता, जिधर मन किया उधर घूमिए। अब जब भीड़ भाड़ है और रैंडमली आप कहीं चल रहे हो, कोई आपका फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी से भिड़ोगे, फालतू घूमोगे। आपके जैसे चार लोग और फालतू घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी से सामना सामना होगा और भिड़ेगा ही है, ऑब्वियसली आप भिड़ोगे। अब जब एक मॉलिक्यूल मान लिया चल रहा है, ये इससे टकरा सकता है, ये फिर आगे और इससे टकरा जाएगा। अब जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो इसको बोलते हैं हम कोलिजन। तो दिस रैंडम मोशन रिजल्ट्स इन कोलिजन। बट किस टाइप की कोलिजन? कोलिजन दो टाइप की होती है, इलास्टिक और इनलास्टिक। दिस रैंडम मोशन रिजल्ट्स इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इसमें perfectly elastic collision. So these molecules collide with each other, और नेचर कैसा होता है, perfectly elastic collision। और perfectly elastic collision में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स टकराते हैं और फिर सेपरेट होके अपने अपने रास्ते चल देते हैं, और इसमें मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। अब ये है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अब चलिए ये समझ में आ गया कि मॉलिक्यूल्स आपस में भिड़ रहे हैं। अब भिड़ने के बाद क्या होता है, अब यहाँ पे देखो, मॉलिक्यूल पहला मान लो एक मॉलिक्यूल है जो यहाँ से यहाँ तक चलना स्टार्ट किया, जब तक वो किसी मॉलिक्यूल से भिड़ेगा नहीं तब तक वो स्ट्रेट लाइन पाथ ही कवर करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। फिर इससे टकराया, डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर स्ट्रेट लाइन पाथ, फिर इससे टकराएगा, फिर डायरेक्शन चेंज होगा, फिर इससे टकराएगा, डायरेक्शन चेंज होगा। मतलब हर दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच मॉलिक्यूल एक स्ट्रेट लाइन पाथ कवर कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं फ्री पाथ। इसको बोलते हैं फ्री पाथ। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज टेकन एज फ्री पाथ। बट आप देख रहे हो कि ये फ्री पाथ की वैल्यू अलग अलग है, कहीं कम कहीं ज्यादा, अरे ऑब्वियसली, और ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, एक अकेला मॉलिक्यूल तो चल नहीं रहा है, सारे मॉलिक्यूल्स का अपना अपना फ्री पाथ है। बट अगर मैं एवरेज निकालूं, एवरेज फ्री पाथ, सारे मॉलिक्यूल्स का एवरेज फ्री पाथ निकालोगे तो ये सबका कांस्टेंट ही आएगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट आएगा। मतलब इसका एवरेज निकालो पहले मॉलिक्यूल का, फिर दूसरे मॉलिक्यूल का एवरेज निकालो, तीसरे का एवरेज निकालो, जब एवरेज डिस्टेंस निकालोगे फ्री पाथ का तो वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? ये था छठवां पॉइंट। 7th पॉइंट पे आते हैं। अब जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं आपस में तो चेंज इन मोमेंटम भी होगा, ऑब्वियसली चेंज इन मोमेंटम होता है। ओके, मॉलिक्यूल टकराएगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, तो देयर विल बी चेंज इन मोमेंटम, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। बट यही मॉलिक्यूल फिर वॉल से भी टकराएगा, करेक्ट, वॉल से टकराएगा, यहाँ भी टकरा सकता है, फिर इस तरफ से जा सकता है। तो मॉलिक्यूल्स आपस में तो टकराते नहीं, बट एट द सेम टाइम वो वॉल से भी टकराते हैं। तो जब वॉल से टकराएंगे तो जब मोमेंटम, अगर गैस मॉलिक्यूल का चेंज हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वॉल का भी उतना ही मोमेंटम चेंज होगा। सो दिस कोलिजन रिजल्ट्स इनटू चेंज इन मोमेंटम। दिस कोलिजन रिजल्ट्स इनटू चेंज इन मोमेंटम। अब देखो, मोमेंटम चेंज हुआ तो क्या होगा, rate of change of momentum according to Newton's second law of motion, rate of change of momentum will result into force or it will produce equivalent force। अब मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा वो तो हमको फील नहीं होगा, लेकिन ये मॉलिक्यूल जब कंटेनर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा वो तो आपको फील होगा, isn't it? जब मॉलिक्यूल वॉल के साथ टकराएगा तो वो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, और जब फोर्स है सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया कंटेनर के एरिया पे जब फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो इनडायरेक्टली क्या एक्सर्ट हो रहा है उसके ऊपर, प्रेशर। दिस फोर्स रिजल्ट्स इनटू प्रेशर। मतलब समरी ऑफ दिस एंटायर डिस्कशन इज कि किसी भी गैस मॉलिक्यूल को जब अगर गैसेस को हम कंटेनर में पैक कर देते हैं तो फाइनली होता क्या है, ये गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन की वजह से कंटेनर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। दैट इज अ समरी। अब इसी प्रेशर को मैं मैथमेटिकली भी आपको डिराइव करके दिखाऊंगा, बट कुछ और पॉइंट्स पे आते हैं। यहाँ पे देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच का नेग्लिजिबल है, मतलब सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से कंप्लीटली फ्री है। तो जब मॉलिक्यूल्स फ्री है तो दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है। जनरली हमको ये क्या सिखाया जाता है स्कूल लेवल से कि जो गैस का वॉल्यूम है वो जिस कंटेनर में पैक कर दिया है उस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होता है, लेकिन रियल प्रैक्टिस में ऐसा होता है क्या? रियल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं हो रहा है। मॉलिक्यूल कितना स्पेस, यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई, बीच का स्पेस तो खाली है ना,
इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज वेरी वेरी लेस देन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. सो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज वेरी वेरी लेस देन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. ठीक है. सो रियलिटी में ऐसा होता है, जबकि हम यही अज्यूम करके चलते हैं कि हमने जिस मॉलिक्यूल को, गैसेस को जिस कंटेनर में रखा है, कंटेनर का वॉल्यूम और गैस का वॉल्यूम इक्वल है, बट रियल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता. और कुछ चीजें देखो, ये तो हो गया रिगार्डिंग द एक्चुअल वॉल्यूम के बाद. दूसरी चीज, जब मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, अगर इधर उधर भाग रहे हैं, तो मैं इनको अगर इस कंटेनर को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे ले लेकर चेक कर लो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सपोज यहाँ पे जेड एक्सिस है, इस तरह से एक्स वाई जेड. तो नो डाउट कुछ मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सिस की तरफ चल रहे होंगे, कुछ वाई की तरफ जा रहे होंगे, कुछ जेड की तरफ जा रहे होंगे. रैंडम मोशन में भाई कोई की तरफ जाएगा. तो दिस रैंडम मोशन results into various direction, but on an average अगर number of molecules traveling along x axis, traveling along y axis, traveling along z axis अगर आप काउंट करते हो तो एवरेज नंबर विल रिमेन सेम. सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स along x, y and z axis are same. Average number of molecules traveling along x-axis, y-axis and z-axis are same. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 33 मॉलिक्यूल्स हैं तो 11 x के साथ जाएंगे, 11 y के साथ जाएंगे और 11 z के साथ जाएंगे. तो ऑन एन एवरेज ये सेम होता है. और कुछ चीजें आते हैं. अब रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन में मॉलिक्यूल टकरा रहा है. जब भी टकरा रहा है तो जैसे मैंने बोला मॉलिक्यूल का वेलोसिटी चेंज होगा, मैग्नीट्यूड वाइज चेंज हो सकता है, डायरेक्शन वाइज चेंज हो सकता है, वेलोसिटी चेंज होगी. वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी उसकी, कि सब कुछ मोशन है तो उसके बाद हर एक मॉलिक्यूल के पास अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी. जब काइनेटिक एनर्जी है और वो उसमें वेलोसिटी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कुछ डिफरेंट होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी. बट अगर हर कोलिजन का काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करके आप उसका एवरेज निकालो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स, तो अगेन यू विल फाइंड this average kinetic energy also remains constant. But इसमें condition है, temperature of all gas molecules should be same. So average kinetic energy is always constant at a given temperature. ठीक है. So अगर आप temperature constant रखते हो तो उस constant temperature पे average kinetic energy will be constant. ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं कलेक्टिवली एक लाइन में रख दूं तो यही बन जाता है मेरा assumptions of kinetic theory of gases. assumptions of kinetic theory of gases. गायब करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं. सपोज एक कंटेनर हमने लिया, उसमें गैस सर्टेन टाइप की गैस फिल कर दी. तो अब एक एक मॉलिक्यूल पे पहले आ जाओ. एक मॉलिक्यूल का नेचर कैसा होता है, स्फेरिकल इन शेप, रिजिड इन नेचर एंड हैज नेग्लिजिबल मास. जीरो नहीं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स फ्री होंगे, और फ्री है तो मटरगस्ती करेंगे, इधर उधर भागेंगे. तो दैट रिजल्ट्स इनटू रैंडम मोशन. रैंडम मोशन में चांसेस है कि आप फाइट करोगे, किसी से भिड़ोगे. ऑब्वियसली यहाँ पे कोलिजन होता है. कौन सा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. अब कोलिजन के बीच में देख रहे हो, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल एक स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रैवल करता है, जिसको हमने क्या नाम दिया, फ्री पाथ. ऑब्वियसली इस फ्री पाथ की वैल्यू हर जगह अलग अलग है, बट अगर आप एवरेज निकालो तो एवरेज फ्री पाथ फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स रिमेन कांस्टेंट. एवरेज फ्री पाथ रिमेन्स कांस्टेंट हर एक मॉलिक्यूल के लिए. अब जैसा आपको पता है, जब मॉलिक्यूल में कोलिजन होता है तो वहां पर डेफिनेटली उसका मोमेंटम चेंज होगा, और चेंज इन मोमेंटम विल रिजल्ट इनटू फोर्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल प्रोड्यूस इक्विवेलेंट फोर्स. अब गैस मॉलिक्यूल्स अगर वॉल से भी टकरा रहे हैं तो वॉल के ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, वॉल पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे. वो फोर्स कहां से क्या एक्सर्ट करेगा, प्रेशर. तो इनडायरेक्टली इस कंटेनर की सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट होने वाला है, जिसको मैं अभी डिराइव करके दिखाने वाला हूं. कितना प्रेशर एक्सर्ट होता है और कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड होता है. फिर क्योंकि मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली फ्री है तो दो मॉलिक्यूल के बीच में देख रहे हो काफी स्पेस है, इसलिए हम रियलिटी में बोल सकते हैं कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज वेरी वेरी लेस देन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. फाइन. फिर average number of molecules along x axis, y axis, z axis are almost equal.
average kinetic energy is also constant at a given temperature. So these are the points which are collectively known as assumptions of kinetic theory of gases. होप आपको समझ में आया होगा। अब इन्हीं पॉइंट्स को बेस लेके, इन्हीं पॉइंट्स का बेस लेके मैं एक्सप्रेशन डिराइव करने वाला हूं फॉर प्रेशर exerted by gas molecule on the wall of container, one of the very important derivation. So शांति पूर्वक देखते हैं। बोर्ड में 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये 4 मार्क का, one of the very important and favorite question of kinetic theory of gas. So हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर exerted by gas molecule on container. ठीक है, so expression for pressure exerted by gas on container. तो सबसे पहला काम, मैं एक क्यूबिकल कंटेनर ले ले रहा हूं। ये है हमारा क्यूबिकल कंटेनर। चलो ये लाइन थोड़ी सी छोटी हो रही, लाइन क्रॉस हो रही, तो मैं इसको सीधा कर देता हूं। सो एक क्यूबिकल कंटेनर जिसका ये साइड है ए बी सी डी और ये है ओरिजिन। इस ओरिजिन को, इसको मैं कंटेनर को कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्प्लिट कर रहा हूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, अब इस कंटेनर में इसका साइड लेंथ भी दे देते हैं, साइड लेंथ है इसका एल, यहां से आकर। अब कोई टिपिकल टाइप की गैस मैंने इसमें फिल कर दी है। अब गैस से रिलेटेड कुछ कंटेंट बता दूंगा आपको। लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पूरे कंटेनर में कितने मॉलिक्यूल्स है? n। स्मॉल m विद द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ठीक है, एक एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल है। टोटल कैपिटल M क्या होगा? टोटल मास। टोटल मास V with the volume of container। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये सारे सिंबल्स बाद में यूटिलाइज होने वाले हैं। देन जिस उसमें हमने गैस फिल की है उसकी डेंसिटी को रो ले लेते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस। ये कुछ डेटा है जो हमको जरूरत पड़ेगी। अब आ जाओ डेरिवेशन पे चलते हैं। जैसे मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? n। assumptions of kinetic theory of gas क्या बोलता है? assumptions of kinetic theory of gas ये बोलता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स उसमें होते हैं उसमें से x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ बराबर नंबर के मॉलिक्यूल्स डिवाइड होते हैं। मतलब x एक्सिस के साथ 1/3, y के साथ 1/3 और z के साथ 1/3। तो टोटल मेरे पास कितने हैं? n। तो अब उसमें से देखो, लेट n/3 with the number of molecules, with the number of molecules traveling along positive side of x axis। पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस में कितने? n/3। कहां से पता चला? assumptions of kinetic theory of gas से। वहां पे बोला था ना 1/3 x के साथ, 1/3 y के साथ आते हैं, 1/3 z के साथ जाते हैं। हम सिर्फ एक की बात करते हैं जो इस पे आ रहा है, और ये सारे मॉलिक्यूल्स इस तरफ चल रहे हैं। तो किससे टकराने वाले हैं? सरफेस ए बी सी डी से, जिसको हम एस का नाम भी दे सकते हैं। इस सरफेस से टकराएंगे मॉलिक्यूल्स। अब इस n/3 मॉलिक्यूल्स में सबकी वेलोसिटी, मतलब 1/3 मॉलिक्यूल जो इस तरफ जा रहे हैं, सबकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी, इंडिविजुअल वेलोसिटी सबकी अलग अलग होती है। तो चलो नेक्स्ट स्टेप, लेट C1 C2 C3, लास्ट मॉलिक्यूल कौन सा है? n/3 नंबर है, तो Cn/3 be their velocities। ठीक है ना? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो पॉजिटिव एक्सिस पर चल रहे हैं कितने हैं? n/3। सबकी वेलोसिटी कितनी?
C1, C2, C3, C4, C5, Cn/3 लास्ट मॉलिक्यूल। अब इसमें से भी मुझे सिर्फ एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करना है, किसको, जिसकी वेलोसिटी c1 है। So let us consider one molecule with velocity c1 which is traveling along the positive side of x-axis। मैंने क्या किया, n को n/3 में डिवाइड किया, n/3 के सबकी वेलोसिटी बता दी, उस n/3 में से भी सिर्फ एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करने वाला हूं जो सपोज यहाँ के ओरिजिन से स्टार्ट होता है और आगे की तरफ बढ़ता है विद वेलोसिटी c एंड मास एज m। वेलोसिटी c1, मास एज m। Now let us consider one molecule with velocity c1 and mass m traveling along positive side of x-axis। होप पिक्चर क्लियर होगा आपको। n को n/3 में डिवाइड किया, n/3 में से भी सबकी वेलोसिटी मुझे बता दी और उसमें से सिर्फ मैं एक मॉलिक्यूल कंसीडर करूंगा, किसको, जो जिसकी वेलोसिटी c1 है। अब ये मॉलिक्यूल सीधा चल रहा है विद मास एंड वेलोसिटी c1। मास है, वेलोसिटी है, तो रेडियस भी होगा, सॉरी मोमेंटम भी होगा। मास है, वेलोसिटी है, तो मोमेंटम भी होगा। तो अब ये आगे चल रहा है ना, इसका मोमेंटम निकाल लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम किसका, मॉलिक्यूल का। इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस मॉलिक्यूल क्या आएगा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, लेट इट बी mc1। अब इस मोमेंटम के साथ मॉलिक्यूल आगे बढ़ रहा है, धाड़ से टकराएगा किसके साथ, सरफेस से लास्ट में। जब मॉलिक्यूल से टकराएगा तो क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, टकराएगा और सीधा पीछे आएगा। तो नाउ आफ्टर कोलिजन विद सरफेस S, मॉलिक्यूल रिटर्न आएगा, टकरा के सीधा पीछे आएगा। जब पीछे आएगा तो फिर मोमेंटम चेंज आएगा। हम मान के चलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, मैग्नीट्यूड वाइज सिर्फ डायरेक्शन वाइज चेंज हुई है। तो आफ्टर कोलिजन उसका मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम निकलेगा। फाइनल मोमेंटम क्या, -mc1। बिफोर कोलिजन ये मोमेंटम था, आफ्टर कोलिजन ये मोमेंटम है। ऑब्वियसली चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ है, यस, मोमेंटम चेंज हुआ है। देयरफॉर अब क्या मैं निकालूंगा, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, -mc1 फाइनल माइनस mc1 इनिशियल। कितना हो गया ये, -2mc1। दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू वन कोलिजन। अब अगर ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल है ड्यू टू वन कोलिजन, तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या बोलता है, जब दो चीजें टकराती हैं और वापस सेपरेट हो जाती हैं तो जितना मोमेंटम इसका चेंज होता है उतना ही मोमेंटम इसका भी चेंज होगा, बट इन अपोजिट ऑर्डर। सो देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम of wall due to one collision कितना होगा, अगर मॉलिक्यूल का मोमेंटम -2mc1 चेंज हुआ है तो वॉल का मोमेंटम कितना चेंज होगा, 2mc1। इसको ले लो स्टेप नंबर 1। होप अभी तक का पिक्चर एकदम क्लियर होगा आपको। गैस मॉलिक्यूल आगे गया, इनिशियल मोमेंटम mc1 के साथ टकराया और रिटर्न आया, फाइनल मोमेंटम -mc1 के साथ। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल कितना हुआ, -2mc1। बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उतना ही मोमेंटम गैस मॉलिक्यूल सरफेस का भी चेंज होगा। सरफेस का कितना चेंज होगा, 2mc1। कितना, ड्यू टू वन कोलिजन। मतलब एक बार कोई गैस मॉलिक्यूल सरफेस के साथ टकराता है तो वो सरफेस का मोमेंटम कितना चेंज होता है, 2mc1। अब थोड़ा सा इधर आते हैं, मॉलिक्यूल को देखो, इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं। मॉलिक्यूल जब टकराएगा तो पीछे आएगा, सीधा 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 कहां तक आएगा, ओरिजिन तक। कितना चला, L। फिर इस सरफेस से टकराएगा और फिर आगे की तरफ जाएगा, फिर L डिस्टेंस कवर करेगा और वापस उसी सरफेस से टकराएगा S के साथ। तो S के साथ दो बार टकराने के बीच कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, L। मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल को कितना चलना पड़ रहा है, 2L विद वेलोसिटी c1। अब इसको देखो, as molecule
travels distance of 2L with velocity c1 between two successive collision। करेक्ट है। मॉलिक्यूल कितना चलता है 2L, कितनी वेलोसिटी के साथ c1 बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। यहां से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड। देयरफॉर नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड ये कितना आएगा, देखो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड कितना होगा, मतलब एक सेकेंड में कितनी बार टकराएगा, एक सेकेंड में कितनी बार टकराएगा, कैसे पता चलेगा एक सेकंड में कितनी बार टकराना, मतलब मैं क्या कैलकुलेट करने वाला हूं, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड, मतलब एक बार में कितनी बार टकराने वाला है, कैसे पता चलता है। आपको वेलोसिटी मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, वेलोसिटी मालूम है और डिस्टेंस मालूम है। वेलोसिटी डिस्टेंस डायमेंशनली फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/सेकंड पर सेकंड, और वो मिलेगा आपको यहां से c1/12। वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस कर दो, वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस, मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय मीटर, मीटर मीटर कैंसिल होगा, बचेगा क्या पर सेकंड, मतलब ये क्वांटिटी किसके इक्विवेलेंट है, फ्रीक्वेंसी के। नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड। अब देखो दो चीजें मैंने बताई आपको, इन दोनों पॉइंट्स को नंबर क्यों दिया, क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल ड्यू टू वन कोलिजन, मतलब एक मॉलिक्यूल जब दीवार के साथ टकराता है तो उसका मोमेंटम कितना चेंज होता है 2mc1, लेकिन एक सेकंड में कितनी बार टकराता है c1/12। तो इन दोनों पॉइंट से आप ये निकाल सकते हो, देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल पर सेकेंड, change in momentum of wall due to one collision, change in momentum of wall due to one collision and change number of collisions per second। इन दोनों से आपको मिलेगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल पर सेकेंड। कैसे मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके। भाई एक बार टकराया तो इतना चेंज हुआ, और कितनी बार टकराया एक सेकंड में, इतनी बार, तो टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा 2mc1 into c1/2l, मतलब क्या 2 कैंसिल mc1 square by l, इसको ले लो स्टेप नंबर 3। सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल पर सेकेंड ड्यू टू वन मॉलिक्यूल, अभी तक हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करके चल रहे हैं, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल पर सेकेंड ड्यू टू वन मॉलिक्यूल इज mc1 square by l। थर्ड पॉइंट, अब देखो अब एक ही मॉलिक्यूल तो है नहीं ना जो बार बार टकरा रहा है, इस साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं n/3, तो जो काम एक मॉलिक्यूल कर रहा है वही काम सारे मॉलिक्यूल्स करेंगे। हर मॉलिक्यूल जाएगा टकराएगा, जाएगा टकराएगा, तो अगर एक मॉलिक्यूल इतना मोमेंटम चेंज कर रहा है एक सेकंड में, तो n/3 मॉलिक्यूल्स कितना मोमेंटम चेंज करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबका एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब उस एडिशन के आगे का स्टेप करने के लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा। सो आप पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हो, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा या पीडीएफ भी देता हूं, आप वहां से भी कॉपी करके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सो मैं इसको रब कर रहा हूं। फाइन, सो दिस इज द हाफ ऑफ द डेरिवेशन। अभी तक हम कहां पहुंचे हैं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल पर सेकंड ड्यू टू वन मॉलिक्यूल। अब आगे देखो, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल ड्यू टू वन मॉलिक्यूल। आगे बढ़ते हैं। सो देयरफॉर टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू mc1 स्क्वायर बाय l प्लस mc2 स्क्वायर बाय l। करेक्ट, डैश 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 करते जाओ, लास्ट मॉलिक्यूल कौन सा है मेरा n/3 स्क्वायर बाय l। टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल पर सेकेंड कितना, mc1 स्क्वायर बाय l प्लस mc2 स्क्वायर बाय l डैश डैश mcn/3 स्क्वायर बाय l। अब ये देख लो,
चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड इज नथिंग बट फोर्स। m by l सब में कॉमन, c1 स्क्वायर, c2 स्क्वायर, cn by 3 स्क्वायर। ठीक है, दिस इज फोर्स। अब मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए प्रेशर। फोर्स और प्रेशर का क्या रिलेशन है? प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो मैं इसको एरिया से डिवाइड करूंगा, किसके? इस सरफेस एरिया से। तो फोर्स पर यूनिट एरिया। अब एक्सप्रेशन का वैल्यू ना चेंज हो, इसलिए मैं दोनों साइड को एरिया से डिवाइड करूंगा। तो इसका एरिया कितना आएगा? इस सरफेस का क्यूब है, साइड लेंथ है, तो एरिया कितना? एल स्क्वायर। तो ये हो गया एम एल इंटू एल स्क्वायर, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर cn by 3 the whole square। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है बच्चों? फोर्स पर यूनिट अभी बता रहा है, प्रेशर। दिस इज प्रेशर। तो पहले वर्ड्स में लिख देता हूं, दिस बिकम्स m, दिस बिकम्स l क्यूब, c1 स्क्वायर, c2 स्क्वायर, cn by 3 the whole square। अब देखते हो, एक्सप्रेशन थोड़ा सा लेंदी है, बट आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, पूरा डेरिवेशन समझ में आया इसके लिए। ठीक है, अब देखो, प्रेशर का लेफ्ट साइड में तो मुझे प्रेशर मिल गया, बट राइट साइड में भी काफी लंबा चौड़ा टर्म है, इसको मुझे मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के लिए मैं रीअरेंजमेंट करने वाला हूं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद n बाय 3, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद n बाय 3, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। c1 स्क्वायर, c2 स्क्वायर, cn बाय 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिवाइड बाय क्या? n by 3, करेक्ट है ना? अब देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट क्या होगा? टोटल मास, दैट इज कैपिटल M। एल क्यूब क्या होता है? इस कंटेनर के लिए एल क्यूब होगा उसका वॉल्यूम। ये देखो, c1 स्क्वायर, c2 स्क्वायर, c3 स्क्वायर, सारी वेलोसिटीज के स्क्वायर का एडिशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको बोलते हैं हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी व्हिच कैन बी रिटन एज c स्क्वायर बार। यहां पे आपको ब्रैकेट में लिख लो, c स्क्वायर बार इज नथिंग बट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड एज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, किसी भी सब्सटेंस के लिए मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी ऑफ गैस, जो यहां पे मैंने आपको इंट्रोड्यूस की थी, c स्क्वायर बार। या बट एट द सेम टाइम एज आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी जिसको हम कैपिटल C से इंडिकेट करते हैं, एज आरएमएस वेलोसिटी c इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ c स्क्वायर बार। आरएमएस वेलोसिटी c इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ c स्क्वायर बार। c स्क्वायर बार क्या है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो उस बेस पे हम क्या लिख सकते हैं? c स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर बार, आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो c स्क्वायर। प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो c स्क्वायर। यही है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। मतलब अगर आपको उस गैस की डेंसिटी मालूम है और उसकी आरएमएस वेलोसिटी मालूम है, तो इन दोनों चीजों से आपको मिल जाएगा कितना प्रेशर ये गैस मॉलिक्यूल इस कंटेनर के ऊपर एक्सर्ट करेगा, 1/3 रो c स्क्वायर। एंड दिस इज द एंड ऑफ द डेरिवेशन। ये आता है 4 मार्क का डेरिवेशन, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। नेट में तो ऑब्वियसली इस पे बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट बोर्ड का एक फेवरेट क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। फाइन, इतना लंबा चौड़ा लिखने के बाद एक छोटा सा एक्सप्रेशन मिला है, बट इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल on the wall of container is 1/3 rho c square. So hope assumptions of kinetic theory of gas and पूरा एक्सप्रेशन का प्रेशर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नहीं समझा है तो फिर आप कुछ क्वेरीज है, डाउट्स है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, एंड अदरवाइज इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार फिट करके देखो, सारी चीजें एकदम क्लियरली आपको समझ में आ जाएंगी। होप सब कुछ ठीक ठाक रहा होगा। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड।